जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के बारे में। और ये जो करंट अफेयर है वो केवल और केवल नेट जेआरएफ के लिए है, ठीक है। तो यदि आप किसी अदर एग्जाम के लिए, नेट जेआरएफ के अलावा किसी अदर एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल भी आपके लिए उचित नहीं है। हाँ, यदि आप नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें रटना होंगी, आपको ये अच्छे से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरी देखो, मैं अपना जो रूल है बिल्कुल उसी को फॉलो करता हूँ। और रूल क्या है मेरा कि हमें केवल वो चीज़ें पढ़नी हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जिनके एग्ज़ाम में आने का चांस है, ठीक है। मैं कभी भी वो चीज़ पढ़ने के लिए आपको फोर्स नहीं करूँगा, ना ही मैं कभी वो चीज़ें पढ़ाऊँगा जो आउट ऑफ एग्ज़ाम कंटेंट, आउट ऑफ एग्ज़ाम लेवल है, ठीक है। क्योंकि स्मार्ट स्टडी को मैं ऑलवेज फॉलो करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आप भी स्मार्ट स्टडी वे के अकॉर्डिंग ही पढ़ें, जिससे कि कम मेहनत से भी हमारा बहुत अच्छा खासा स्कोर हो पाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो मैं केवल करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ ना, इसको तो रट लेना अच्छे से। बहुत सारे, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी यूट्यूबर की, किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो करंट अफेयर के आपको रेगुलर 1-1 घंटे की क्लास चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या ही पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं आता यहाँ पर करंट अफेयर में। करंट अफेयर यहाँ से 2 जगह से बनता है, पहला हायर एजुकेशन से बनता है, दूसरा ईवीएस से बनता है, ठीक है। एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसको भी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि वहाँ से भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं NIRF रैंकिंग, ठीक है। मैं बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में पढ़ाऊंगा। तो 2 से 2.5 घंटे की हमारी ये महा मैराथन रहने वाली है। पूरे डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ना है, पूरे फोकस के साथ पढ़ना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। साथ ही साथ यदि आप इसी तरीके से मेरी सारी महा मैराथन देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ आप यदि बहुत ही स्मार्ट स्टडी वे में पढ़ना चाहते हो, आप बहुत ही गजब तरीके से फर्स्ट पेपर में स्कोर करना चाहते हो, तो फर्स्ट पेपर का यहाँ पर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 35 दिन का क्रैश कोर्स है। 35 दिन में आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँ, लगभग 40+ क्वेश्चन ठीक कर पाएँ, ठीक है। क्रैश कोर्स लेना चाहते हो तो आप मेरी ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, ठीक है। यहाँ से आपको फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी सब्जेक्ट दोनों का क्रैश कोर्स मिल जाएगा। फर्स्ट पेपर का चार्ज फिलहाल मैंने ओनली 700 रुपये रख रखा है, और ज्योग्राफी का चार्ज ओनली मैंने 900 रुपये रख रखा है, ठीक है। बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन 35 दिन में आपका जो स्कोर फिलहाल में 20 क्वेश्चन हो रहा है उसको 100% या 40 क्वेश्चन तक पहुँचा देगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आप फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ही शानदार वाली बुक ढूंढ रहे हो, बुक का इंतजार कर रहे हो जिसकी लैंग्वेज सिंपल हो, एग्जाम ओरिएंटेड लिखी हो, तो उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो कि आप अमेजन फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ NIRF रैंकिंग के बारे में कि ये होती क्या है। NIRF रैंकिंग क्या होती है। सबसे पहले हम बात करें NIRF का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म है। NIRF को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित किया गया है। जो NIRF है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है, इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2021 में NIRF का 6ठा संस्करण जारी किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अब तो 2022 चल रहा है। देखो, NIRF का जो रैंकिंग है, इसका जो रिपोर्ट है वो 2 सितंबर मंथ में जारी होता है। कब होता है? सितंबर में होता है। हमारा पेपर अगस्त में होलेगा तो हमारे पास न्यू डाटा आ नहीं पाएंगे इसके। तो ध्यान रहे, यहाँ पर हमें 2021 वाली रिपोर्ट पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? क्योंकि न्यू रिपोर्ट सितंबर महीने में जारी होती है। तो 2021 में जो NIRF की रैंकिंग आई थी उसका कौन सा एडिशन आया था? 6th एडिशन आया था। पहला एडिशन 2016 में आया था। इसका जो 6th एडिशन आया है वो 9 सितंबर 2021 को आया था, और MHRD के द्वारा NIRF का 29 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। NIRF को लॉन्च किसने किया था? MHRD द्वारा। कब लॉन्च किया गया था? 29 सितंबर 2015 को। पहला एडिशन कब आया था? 2016 को, ठीक है ना। इसके अलावा देखो, NIRF का कुछ मैं आगे भी चीज़ें पढ़ाऊँगा,
तो वीडियो को लास्ट में देखो ना, उसके बाद ही आप कोई ऐसा करना कि सर ने आपने ये चीज़ नहीं बताई, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा देख के आप ऐसे मत सोचना कि सर NIRF आपने कंप्लीट करवा दी, ये चीज़ें तो आपने बताई नहीं, टेंशन मत लो। जब तक वीडियो कंप्लीट हो ना, कंप्लीट देखने के बाद बताना कि सर आपने ये चीज़ें नहीं बताई। NIRF रैंकिंग 2021 केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जारी की गई थी। क्यों जारी की गई थी धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा? क्योंकि NIRF की जो रैंकिंग है वो शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी की जाती है, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी की जाती है, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान थे। 2021 वाली जो NIRF रैंकिंग थी उसमें टोटल 11 कैटेगरियों में डिवाइड किया गया था। 11 कैटेगरी कौन कौन सी थी देखो, सबसे पहला एक ओवरऑल की कैटेगरी थी, दूसरा मैनेजमेंट का था, तीसरा इंजीनियरिंग का था, चौथा फार्मेसी का था, पांचवा आर्किटेक्चर का था, छठा कॉलेज का था, सातवां मेडिकल का था, आठवां लॉ का था, नौवां रिसर्च का था, 10वां डेंटल का था, और 11 यूनिवर्सिटी का था। तो ये आपको 11 की 11 कैटेगरी पता होनी चाहिए कि NIRF रैंकिंग को 11 कौन कौन सी कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी कैटेगरियों में जारी किया गया है। तो ये 11 की 11 रैंकिंग आपको पता होना चाहिए, 11 की 11 कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टॉप इंस्टीट्यूट के बारे में, ठीक है ना। देखो NIRF रैंकिंग 2021 में सर्वाधिक इंस्टीट्यूट किन किन कैटेगरियों से शामिल किए गए थे। भाई जब NIRF रैंकिंग हुई 2021 वाली, तो उसमें इंस्टीट्यूटों को शामिल किया जाता है, और इंस्टीट्यूटों को शामिल करके और फिर उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, और उसके बेसिस पर क्या की जाती है, NIRF रैंकिंग जारी की जाती है। तो जो NIRF रैंकिंग 2021 थी, इसमें टोटल 1802 कॉलेजों को शामिल किया गया था, 1657 ओवरऑल को शामिल किया गया था, और 1143 इंजीनियरिंग को शामिल किया गया था। तो ये टोटल टॉप 3 कैटेगरी के इंस्टीट्यूट थे जिनको सबसे ज़्यादा NIRF रैंकिंग में शामिल किया गया था। तो NIRF रैंकिंग में सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी के संस्थानों को शामिल किया गया था? सबसे ज़्यादा था कॉलेज जो 1802 थी, सेकंड पोजीशन पर ओवरऑल था जो कि 1657 था, और थर्ड पोजीशन पर इंजीनियरिंग थी जो कि 1143 थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं NIRF रैंकिंग 2021 में शामिल इंस्टीट्यूट में सबसे न्यूनतम किस कैटेगरी के इंस्टीट्यूट थे। हमने स्टार्ट में सबसे ज़्यादा पढ़े, टॉप 3 पढ़े, अब हम लोएस्ट 3 पढ़ते हैं, जिसमें आर्किटेक्चर के 78 सबसे कम इंस्टीट्यूट शामिल थे, मेडिकल के 111 दूसरे सबसे कम इंस्टीट्यूट थे, और डेंटल के 117 तीसरे सबसे कम इंस्टीट्यूट थे। तो सबसे कम 78 आर्किटेक्चर, सेकंड पोजीशन पर मेडिकल 111, और थर्ड पोजीशन पर डेंटल 117 था, ठीक है। अब देखो NIRF रैंकिंग 2021 में भाग लेने वाले संस्थानों की कुल संख्या थी 6272, मतलब 6272 कुल संख्या थी। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ कीवर्ड हैं, जैसे जहाँ पर I लिखा हो वहाँ उसका मतलब होगा इंडियन, R का मतलब होगा रैंक, I का मतलब होगा इंस्टीट्यूट, T का मतलब होगा टेक्नोलॉजी, और S का मतलब होगा साइंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब ओवरऑल सबसे पहले 11 कैटेगरी थी, 11 की 11 कैटेगरियों को हम पढ़ेंगे। भाई 11 की 11 कैटेगरियों के इंस्टीट्यूटों को शामिल किया गया था इसमें। तो यहाँ पर इस रैंकिंग में क्या किया जाता है, NIRF रैंकिंग में क्या किया जाता है कि कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से इंस्टीट्यूटों ने पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की थी, ठीक है ना। चौथी पांचवी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतने में हम कंफ्यूज भी हो जाएंगे, बहुत सारी 11 पढ़ेंगे। फिर यदि हम 11 के 3-3 इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं तो टोटल 33 इंस्टीट्यूट हो जाते हैं। फिर दिमाग में खिचड़ी बन जाती है कि आर्किटेक्चर में टॉप कौन सा इंस्टीट्यूट था, मेडिकल में कौन सा था, ओवरऑल में कौन सा था, कॉलेज में कौन सा था। तो इसलिए हम केवल टॉप 3-3 पढ़ेंगे, और कुछ कुछ ऐसी कैटेगरी होंगी जहाँ पर हम टॉप 2 ही पढ़ेंगे। पेपर में केवल टॉप ही पहुँचता है, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन 2 तरीके से बनता है। पहला क्वेश्चन बनने का तरीका क्या होता है कि NIRF रैंकिंग 2021 में ओवरऑल कैटेगरी में कौन से इंस्टीट्यूट ने पहली रैंक हासिल की थी। दूसरे तरीके का क्वेश्चन बनता है कि NIRF रैंकिंग 2021 में डेंटल कैटेगरी में कौन से इंस्टीट्यूटों ने पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की थी, इनको क्रम से जमाओ। वहाँ पर आपको 3 इंस्टीट्यूट दे देंगे जो डेंटल के होंगे, और जिन्होंने बहुत ही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल की होगी उनको क्रम से जचवा लेता है। और तीसरा क्वेश्चन आता है, एक साइड लिख देगा NIRF रैंकिंग
में कैटेगरी और दूसरी साइड लिख देगा टॉप इंस्टीट्यूट। फिर एक साइड लिख दिया डेंटल, मेडिकल, आर्किटेक्चर, ओवरऑल। दूसरी साइड उनके जो टॉप इंस्टीट्यूट थे उनको लिख देगा और आपस में क्रॉस मैच करवाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से क्रॉस मैच करवाएगा लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड दे के। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए इनको याद करना जरूरी है। देखो ओवरऑल कैटेगरी में पहली पोजीशन थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि मद्रास में है। ठीक है, मद्रास कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसने फर्स्ट रैंक हासिल की थी। दूसरी रैंक थी ओवरऑल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर कर्नाटका में है, उसकी सेकंड रैंक थी। और IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने जो कि महाराष्ट्र में तीसरी रैंक थी इसकी। अब हम बात करें यूनिवर्सिटी के बेस पर, तो टॉप 3 यूनिवर्सिटी की बात करें NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग, तो पहला था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि कर्नाटका में फर्स्ट रैंक थी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिसको हम JNU बोलते हैं न्यू दिल्ली में, उसकी सेकंड रैंक थी। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि यूपी में इसकी थर्ड रैंक थी। ठीक है, उसके बाद हम इंजीनियरिंग की बात करें तो टॉप NIRF रैंकिंग के अनुसार टॉप 3 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट थे, जिसमें पहला था IIT मद्रास जो कि तमिलनाडु में है, दूसरा था IIT दिल्ली जो कि दिल्ली में है, और तीसरी रैंक थी IIT बॉम्बे की जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब हम टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें पहला आता है IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, पहली रैंक थी। सेकंड रैंक थी IIT ऑफ बेंगलोर की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर की। और तीसरी रैंक थी इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता की जो कि तीसरी रैंक थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आर्किटेक्चर में कि NIRF रैंकिंग में टॉप 3 इंस्टीट्यूट कौन कौन से थे जिन्होंने आर्किटेक्चर कैटेगरी में फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल की थी। यहाँ पर टॉप फर्स्ट रैंक थी IIT रुड़की की जो कि यूपी में है, सेकंड रैंक थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि कोलकाता कालीकट में है, कहाँ? कलीकट केरला में है। ठीक है, तो आर्किटेक्चर में फर्स्ट रैंक इसकी थी, सेकंड रैंक इसकी थी। ध्यान रखना ये स्टेट आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या क्वेश्चन करता है वो इंस्टीट्यूट का नाम दे देता है, सामने वो कहाँ पर है उनको वो क्रॉस मैच करवा लेता है। ठीक है, और इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं दुनिया में यार, पूरे भारत में लाखों इंस्टीट्यूट हैं, लाखों तो नहीं, मैं गलत बोल दिया, हजारों में है। हजारों को हम याद नहीं कर सकते, पेपर वाले को पता है क्योंकि उसको भी याद नहीं है सारे सारे, तो वो टॉप की काउंट करता है। अब जैसे यहाँ से हम टॉप 33 पढ़ेंगे और भी कुछ हैं जो फेमस है, तो उनको वो क्रॉस मैच करवा लेता है। तो ये जो पढ़ रहे हो ना इनका तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पर है। उसके टॉप डेंटल की बात करें तो मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जो कि कर्नाटका में है। दूसरा आता है DRDY पाटिल विद्यापीठ जो कि महाराष्ट्र में। ये डेंटल के टॉप 2 इंस्टीट्यूट हैं। उसके बाद हम लॉ की बात करें तो लॉ का पहला टॉप इंस्टीट्यूट है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो कि कर्नाटका में है। सेकंड पोजीशन थी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है। उसके बाद हम फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी में टॉप फर्स्ट में आता है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। देखो जामिया हमदर्द, गाना याद रहोगा हमदर्द, प्यार में मत डूब जाना प्यारे साथियों, प्यार बहुत बुरी चीज़ है। मैं नहीं कहता ये, क्योंकि मैंने तो एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन डूबना नहीं है, प्यार करना है। ठीक है ना। अब हमदर्द का नाम सुनते ही कईयों का माइंड डाइवर्ट हो गया होगा, कुछ सोच रहे होंगे सर जी क्या नाम लिया आपने, सूते शेर को जगा दिया आपने तो। ठीक है ना, हमदर्द, पता है ना हमदर्द कौन होता है? बहुत एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को, मेरे से कहीं गुना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गुना। ठीक है ना, तो हमदर्द में वो दर्द की बात मत करना आप, यहाँ पर हमदर्द कोई नाम भी है यूनिवर्सिटी का। तो जामिया हमदर्द दिल्ली में है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में इन्होंने फार्मेसी में फर्स्ट और सेकंड रैंक हासिल की थी। मेडिकल की बात करें तो टॉप मेडिकल NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग टॉप मेडिकल में पहला था ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिसको एम्स बोलते हैं, एम्स दिल्ली, उसने फर्स्ट रैंक हासिल की थी। दूसरा होता है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि चंडीगढ़ में इसने सेकेंड रैंक हासिल की थी। ठीक है, टॉप कॉलेज की बात करें तो टॉप कॉलेज में पहला था मिरांडा हाउस जो कि दिल्ली में, सेकंड रैंक थी लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ फॉर वुमेन जो कि दिल्ली में, और थर्ड पोजीशन थी लोयोला कॉलेज जो कि तमिलनाडु में। इन तीनों ने किसमें टॉप रैंक थी? कॉलेजों में थी। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में टॉप फर्स्ट था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर में है, IIT मद्रास जो कि तमिलनाडु में इनकी फर्स्ट और सेकंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में रैंक थी। उसके बाद हम बात करते हैं
NIRF रैंकिंग 2021 के पैरामीटर क्या थे। अब पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि कौन कौन से बेसिस थे जिनके आधार पर ये रैंक डिसाइड की गई थी। भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो पोजीशन दी जा रही है उनका कुछ ना कुछ तो बेस माना गया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा क्राइटेरिया फिक्स किया गया होगा जिनके आधार पर रैंकिंग की जा रही है। तो पहला क्राइटेरिया था, पहला पैरामीटर था शिक्षण एवं सीखने के स्रोत। दूसरा पैरामीटर था अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास। तीसरा पैरामीटर था स्नातक परिणाम। चौथा पैरामीटर था आउटरीच या समावेशी। और पांचवा पैरामीटर था धारणा। ये टोटल 5 पैरामीटर थे जिनके बेसिस पर रैंकिंग जारी की गई थी। ठीक है, उसके बाद देखो NIRF के बारे में कुछ हम और आगे भी पढ़ेंगे, ध्यान रखना है ये बात। आस्की ऑल इंडिया आस्की, खोना नहीं आस्की में, तेरी आस्की में गाना याद नहीं करना है, खोना नहीं है आस्की में। आप सोच रहे होंगे सर कभी हमदर्द बता रहे हो कभी आस्की बता रहे हो, आस्की नहीं है। पहले बात तो ये ध्यान रखना, ये कुछ लोग AISHE आस्की आस्की, आस्की नहीं है ये। आस्की है क्या बताओ, ये आस्की नहीं है ये, ठीक है ना। तो AISHE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ठीक है ना, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। मैंने ये आस्की क्यों बोला है, माइंड डाइवर्ट करने के लिए, प्यार, ठीक है। तो डूबना नहीं है प्यार में, जानू सोना टोना मोना के पीछे नहीं भगना है, अब छोड़ देना है जानू सोना टोना मोना को 1 महीने के लिए। बस कह दो कि भाई तू 1 महीने के लिए थोड़ा सा साइड में हो जा मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरा मोना। 1 महीने में किताब को बाबू सोना मोना टोना बना लेता हूँ, उसके बाद फिर हम वापस सोना मोना बाबू टोना बन जाएंगे, ठीक है ना। और टेंशन मत लेना, कभी ऐसे सोचो कि यार 1 महीने में कोई दूसरा ढूंढ लिया तो उसने, कोई टेंशन नहीं, दूसरा मिल जाएगा, JRF हो जाएगा ना। लाखों हैं लाइन लगा के खड़े हैं जो, आज आप लाइन में शामिल हो, JRF हो जाएगा, उसके बाद लोग लाइन में शामिल हो जाएंगे, फिर कोशिश करेंगे कि यार एक बार बात ही हो जाए बंदे से। ये ध्यान रखना आपको। तो हम रिपोर्ट की बात करें तो देखो जो AISHE की जो रिपोर्ट थी उसमें टोटल 1043 यूनिवर्सिटी, 42,343 कॉलेज और 11,709 स्टेट अलोन इंस्टीट्यूट शामिल थे, ठीक है। ये रिपोर्ट 2019-20 में जारी की गई थी, अब जारी की जाएगी सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। तो हमें नए डाटा पढ़ेंगे कहाँ से, जब पहली रिपोर्ट जारी कर दी जा चुकी, अब आगे जारी की जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर हमें 2019-20 के डाटा पढ़ने होंगे। जब नए डाटा आ जाएंगे तो फिर हम उनको पढ़ लेंगे, तो वो आएंगे कब, अक्टूबर में आएंगे, तो वो दिसंबर वाले एग्जाम के लिए होंगे। तो देखो जो ये रिपोर्ट थी इसमें टोटल AISHE रिपोर्ट में 1043 यूनिवर्सिटी, 42,343 कॉलेज और 11,709 स्टेट अलोन इंस्टीट्यूट शामिल थे। देखो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, टोटल 17 वुमेन यूनिवर्सिटी हैं। महिलाओं के महाविद्यालय की बात करें तो टोटल 17 हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा राजस्थान में 3 हैं, केरला में 2 हैं, तमिलनाडु में 2 हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं बात बताऊं, यदि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहो तो आप तो एक तो ये लाइन रट लो और एक ये तीनों रट लो कि वुमेन यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा राजस्थान में 3, कर्नाटक तमिलनाडु में 2 तो हैं। आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, ये वो स्टेट हैं जहाँ पर एक एक क्या है, वुमेन यूनिवर्सिटी है। आंध्र प्रदेश में एक है, आसाम में एक है, बिहार में एक है, दिल्ली में एक है, हरियाणा में एक, हिमाचल प्रदेश में एक, महाराष्ट्र में एक, उड़ीसा में एक, उत्तराखंड में एक और वेस्ट बंगाल में एक एक क्या है, वुमेन इंस्टीट्यूट है, वुमेन यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें तो फिलहाल देखो एक तो सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है, दूसरा 14 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी हैं, तीसरा 1 स्टेट प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी हैं और चौथा 110 ड्यूअल मोड यूनिवर्सिटी हैं, ड्यूअल मोड यूनिवर्सिटी हैं। तो ये रिपोर्ट आपको पता होनी चाहिए कि एक सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है, एक स्टेट प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी है, 14 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी हैं और 110 ड्यूअल मोड यूनिवर्सिटी हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो सर्वाधिक 13 डिस्टेंस मोड यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ड्यूल मोड यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा जो ड्यूल मोड यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, टोटल 13। सर्वाधिक कॉलेजों वाले राज्य की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कॉलेज यूपी में है, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, फिर राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश में। 5 याद मत करो लेकिन ये टॉप 4 तो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा
टॉप 3 तो 100% होने चाहिए, टॉप 4 कर लो तो सबसे अच्छी बात है, 5वां याद करने की जरूरत नहीं है। तो सर्वाधिक कॉलेज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान में है। सबसे ज़्यादा कॉलेज उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका में, फिर राजस्थान में है। ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉलेजों वाले शहर की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉलेज है बेंगलोर में 1009 है, जयपुर में 606 कॉलेज है। तो सबसे ज़्यादा कॉलेज बेंगलोर में 1009, सेकंड पोजीशन पर जयपुर आता है जिसमें 606 कॉलेज हैं। 2019-20 की AISHE रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो इस रिपोर्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं GER के बारे में, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। इस फुल फॉर्म को याद कर लेना, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, और आप इनको इंग्लिश में याद कर लेना। इस तरीके का यदि कोई क्वेश्चन आए तो उसका आप ट्रांसलेट कर लेना, सकल नामांकन अनुपात बोलते हैं इसको, सकल नामांकन अनुपात। ये क्या होता है मैं एक बार समझा देता हूँ। हायर एजुकेशन मतलब 18 से 23 साल के बीच में एजुकेशन के लिए शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। भाई 18 से 23 साल के बीच के बच्चों का सर्वे किया जाता है, और GER में क्या क्या शामिल किया जाता है कि कितने बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में शामिल हो रहे हैं, हायर एजुकेशन में एडमिशन ले रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले रहे हैं, PhD के लिए एडमिशन ले रहे हैं। तो वो क्या होता है? ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात, इसमें 18 से 23 साल के बच्चों को शामिल किया जाता है। अट्ठारह से 23 साल के बच्चों को शामिल किया जाता है। और ये क्या होता है कि हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, इसमें जो एनरोलमेंट होने वाले स्टूडेंट हैं, एडमिशन लेने वाले जो कैंडिडेट हैं, उनको कहा जाता है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। ठीक है। अब देखो 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये 2021 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, GER 27.1% था एवरेज। ठीक है। यदि मेल GER की बात करूँ तो वो 26.9 था, फीमेल GER की बात करूँ तो वो 27.3 था। आप यदि इन तीनों डाटाओं में कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको मत याद करना, केवल इसको याद कर लो और इसको याद कर लो। ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसको हम कैसे याद करें? भाई सिंपल सा फंडा है, 27.1 क्या एवरेज है किसका? मेल और फीमेल का। इसका हम टोटल निकालें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? ठीक है, उसमें से 26.9 को घटा देना, जो बचेगा वो किसका आएगा? फीमेल का आएगा। बाकी इतना क्यों झंझट करते हो, रट ही लेना है इसको। SC कैटेगरी का GER की बात करें तो वो 23.4 था, ST कैटेगरी का GER 18.0 था, OBC कैटेगरी का, EWS कैटेगरी का GER अभी तक नहीं काउंट किया गया। तो SC का GER 23.4, ST का GER 18%। 2018-19 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग GER 26.3% था। 2018-19 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो GER कितना था? 26.3% था। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा देखो टोटल यूनिवर्सिटी है 1043। ठीक है, टोटल यूनिवर्सिटी कितनी है? 1043 है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो 408 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डिम्ड यूनिवर्सिटी 1026 है, स्टेट यूनिवर्सिटी 443 है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी 54 है। अब आप कुछ लोग क्या करेंगे, इन सभी को काउंट करेंगे, इन सभी को जोड़ोगे ना तो इसके बराबर वैल्यू नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि भाई ओपन यूनिवर्सिटी भी है, ड्यूल मॉड यूनिवर्सिटी भी है, ये भी शामिल है यहाँ पर, जिनको हमने नहीं लिखा यहाँ पर क्योंकि इतना कुछ नहीं पूछता वो। तो हमें केवल या क्या याद रखना है? पहला डाटा टोटल यूनिवर्सिटी 1043 है, पहला क्वेश्चन। प्राइवेट यूनिवर्सिटी 408 है, डिम्ड यूनिवर्सिटी 126 है, स्टेट यूनिवर्सिटी 443 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 54 है। इसके अलावा और भी कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, कम कम है, जैसे 2 है, 5 है, 7 है, ऐसे, जैसे ड्यूल मॉड यूनिवर्सिटी हो गई। इसके अलावा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी हो गई, प्राइवेट सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी हो गई, फैक यूनिवर्सिटी होगी, बहुत सारी शामिल हैं, उनको हम यहाँ पर ऐड नहीं किए। तो आपको केवल ये 5 डेटा याद करना है डायरेक्टली। ड्यूल मोड यूनिवर्सिटी टोटल 110 हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 13 हैं, आंध्र प्रदेश में 8 हैं और कर्नाटका में 8 हैं। ये 3 डाटा ये याद कर लो, ड्यूल मोड यूनिवर्सिटी टोटल 110, जिसमें से तमिलनाडु में 13, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में 8 हैं। ठीक है। 60.56% कॉलेज कहाँ हैं? ग्रामीण इलाकों में। जितने भी कॉलेज हैं उनमें से 60.56% कॉलेज ग्रामीण इलाकों में हैं। टोटल 23 IIT इंस्टीट्यूट हैं, NIT इंस्टीट्यूट टोटल 31 हैं, IIIT 5 हैं, NITTRS टोटल 4 हैं, IIM टोटल 20 हैं,
और IISER टोटल 7 है। अब ये क्या होती हैं, देखो इनको आप डिटेल से, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इनको आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहें तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक का लिंक दे रखा है। आज नहीं, यदि आपकी बार, मैं तो चाहूँगा भगवान से आपकी बारी JRF हो जाए, लेकिन आपको ये बुक परचेज कर लेनी चाहिए। बहुत ही बेस्ट बुक है, 2022 के पैटर्न के अकॉर्डिंग पर आधारित है ये। 2020-21 के पेपर लेवल को बहुत ही अच्छे से इस बुक में शामिल किया गया है। और सबसे खास बात, 35 दिन का आप क्रैश कोर्स भी ले सकते हो अपना JRF निकालने के सपने को पूरा करने के लिए। 100% बहुत ही अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा जब आप उन नोट्सों को, उन क्लासों को आप पढ़ेंगे। ठीक है, बैच लेने के लिए वही कॉन्टैक्ट नंबर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 7891350470। अब देखो NIRF का कार्य NAC एवं NBA दोनों के द्वारा किया जाता है। जो NIRF है ना, उसका काम कौन कौन करते हैं, NAC और NBA दोनों मिलकर करते हैं। अब NAC और NBA क्या होता है यहाँ नहीं बताऊंगा, मैंने क्लासेस में बता रखा है, बुक में भी बता रखा है और क्रैश कोर्स में भी बता रखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर, भारत के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर, जिसमें पहला भिवाड़ी जो कि राजस्थान में पहला पोजीशन है, दूसरा पोजीशन गाजियाबाद है जिसकी उत्तर प्रदेश में दूसरी पोजीशन है, तीसरी पोजीशन दिल्ली की है और चौथी पोजीशन जौनपुर की है। ठीक है, अब आप सोचोगे सर यहाँ पर आपने चौथा पांचवा क्यों लिख दिया, दूसरा था ये पहला था। देखो दुनिया के सबसे 5 प्रदूषित शहर, पहला भिवाड़ी है, दूसरा गाजियाबाद है, तीसरा एक दूसरा कंट्री का शहर शामिल था जिसको मैंने नहीं शामिल किया यहाँ, तीसरा चौथा दिल्ली है और पांचवा जौनपुर है। और भारत के सबसे 4 प्रदूषित शहर कौन कौन से हैं, पहला भिवाड़ी, दूसरा गाजियाबाद, तीसरा दिल्ली और चौथा जौनपुर। ठीक है, और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में पहला भिवाड़ी है, दूसरा गाजियाबाद है, चौथा दिल्ली है और पांचवा जौनपुर है, तीसरा किसी अदर कंट्री का था शहर जिसको मैंने यहाँ पर नहीं इंक्लूड किया है। ठीक है, उसके बाद WHO रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित शहर कौन से होते हैं जहाँ पर PM पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का स्तर 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा होता है। ठीक है ना, प्रदूषित शहर क्या होता है जहाँ पर PM 2.5 का जो स्तर है वो 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा ना हो, वो क्या होते हैं, प्रदूषित शहर होते हैं। सर्वाधिक प्रदूषित देश की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश बांग्लादेश है, दूसरा चाड है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा है, बांग्लादेश, दूसरा नंबर पर चाड। 2021 में वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 6% की बढ़ोतरी हुई है। 2021 में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 36.3 बिलियन मीट्रिक टन था। 2021 में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कितना है, 36.3 बिलियन मीट्रिक टन है। कार्बन डाई एमिनेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है चाइना 30.34%, अमेरिका 13.43%, जिसको हम US बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, तो यदि इसकी जगह आप US लिखा भी देख लें तो कंफ्यूज मत होना, USA क्या होता है, अमेरिका होता है, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो कई बार पेपर में कंफ्यूज करने के लिए ओनली US लिख देता है जिसका मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तीसरा सबसे प्रदूषित सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश भारत है 6.83%, चौथी पोजीशन रसिया की है 4.71% और पांचवी पोजीशन जापान की है 3.03%। ठीक है, प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले देशों की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा देश उत्सर्जित करता है, तो उसमें पहली रैंक आती है कतर की जो कि 37.37 टन है प्रति व्यक्ति। दूसरी पोजीशन कुवैत की है जहां पर 2349 टन प्रति व्यक्ति है। तीसरी पोजीशन है सऊदी अरब की जहां पर 1939 टन प्रति व्यक्ति है और चौथी पोजीशन है कनाडा की जहां पर 1685 टन प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है। तो ये है प्रति व्यक्ति सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले कंट्री। ठीक है, अब देखो QS रैंकिंग पढ़ लेते हैं, ये उसी बुक की फोटो है, ध्यान रखना। QS रैंकिंग जिसको कांकरेली साइनमेंट्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये, तो QS का फुल फॉर्म होता है कांकरेली साइनमेंट्स, कांकरेली साइनमेंट्स QS रैंकिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। विषय के आधार पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का यह 12वां संस्करण है। तो QS रैंकिंग का ये कौन सा संस्करण है, 12वां संस्करण है जो कि 2022 में आ चुका है। यह रैंकिंग कुल 51 विषयों को कवर करती है जिन्हें व्यापक विषय क्षेत्र में बांटा गया है, जैसे आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, इंजीनियरिंग है, प्रौद्योगिकी है, लाइफ साइंस है, मेडिसिन है,
प्राकृतिक विज्ञान है, सोशल साइंसेज है और मैनेजमेंट है। ठीक है, तो जो QS रैंकिंग है उसमें टोटल 51 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें शीर्ष स्थान पाने वाले संस्थान। QS रैंकिंग के अकॉर्डिंग सबसे टॉप इंस्टीट्यूट कौन से हैं? तो QS रैंकिंग के अनुसार टॉप है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आर्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़। सेकंड है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। तीसरा इंस्टीट्यूट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि लाइफ साइंस और मेडिसिन से संबंधित है। चौथा है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि प्राकृतिक विज्ञान से रिलेटेड है। और पांचवा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि सोशल साइंसेज और मैनेजमेंट से संबंधित है। तो QS रैंकिंग में टॉप 5 यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ये हैं। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली ने 65वां व 72वां स्थान हासिल किया है। भारत का जो इंजीनियरिंग और IIT, ठीक है ना, भारत की जो इंजीनियरिंग और IIT सेक्टर में IIT बॉम्बे ने 65वीं रैंक हासिल की है और IIT दिल्ली ने 32वीं रैंक हासिल की है, 72 रैंक। तो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी सेक्टर में IIT बॉम्बे ने 65वीं रैंक हासिल की है और IIT दिल्ली ने 72 रैंक हासिल की है। ठीक है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU को 188वीं रैंक प्राप्त हुई है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में JNU ने 188वीं रैंक हासिल की है। IIT मद्रास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए 30वें स्थान पर रहकर भारत का सर्वोच्च रैंकिंग वाला सार्वजनिक संस्थान बन गया है। QS रैंकिंग में यदि हम बात करें भारत का टॉप इंस्टीट्यूट कौन सा था, तो वो था IIT मद्रास। IIT मद्रास था जिसने QS रैंकिंग में टॉप रैंक शामिल किया और उसकी QS रैंकिंग में कौन सी पोजीशन थी? 30वीं पोजीशन थी। और IIT जो मद्रास है उसने फर्स्ट रैंक किस में हासिल किया है? पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, और ओवरऑल इसने 30वीं रैंक हासिल की है। NIPER मोहाली फार्मेसी और फार्माकोलॉजिकल विषय में 44वां स्थान लेकर देश का सर्वश्रेष्ठ फार्मा संस्थान बना है। विकास अध्ययन विषय में दिल्ली विश्वविद्यालय को 41वां स्थान मिला है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट हर साल जारी की जाती है, ध्यान रखना ये हर साल जारी की जाती है। और इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों को किसी विषय विशेष में अग्रणी व बेहतरीन विश्वविद्यालयों की पहचान करने में मदद करना। भाई जो QS रैंकिंग है वो प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। QS रैंकिंग को जारी करने का सबसे बड़ा इशू क्या है, सबसे बड़ा टारगेट क्या है? कि इंस्टीट्यूटों को, बच्चों को जानकारी देना कि किस सब्जेक्ट में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप लेवल पर है। ठीक है ना, हमें भाई टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट का पता होना चाहिए। सपोज दैट हमारे मन में आए कि यार मैं आर्ट्स से टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहता हूँ, तो वो कौन सी है, तो वो पता चलेगा आपको QS रैंकिंग से, पता चल गया। उसके बाद आती है एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। हाल ही में द टाइम्स हायर एजुकेशन THE ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के परिणाम जारी किए हैं। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का रिजल्ट कौन जारी करता है? THE द टाइम्स हायर एजुकेशन जारी करता है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने लगातार 6वें साल अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जिसने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग या THE द टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग में 6वां साल तक लगातार पहला स्थान हासिल किया। मतलब पिछले 6 साल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि ब्रिटेन की है वो पहली पोजीशन हासिल कर रही है। दूसरा पोजीशन इसमें कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, और तीसरा है अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। ठीक है, IISc बेंगलोर ने लगातार तीसरे साल 301 से 350 के बीच में अपना पोजीशन बनाया है। IIT रोपड़ ने 351 से 400 के बीच में अपना स्थान बनाया, जबकि IIT इंदौर ने 401 से 450 के बीच में अपना स्थान बनाया है। टाइम्स की रैंकिंग 13 प्रदर्शन संकेतों पर आधारित है जो 4 क्षेत्रों में एक संस्थान के प्रदर्शन को मापते हैं: शिक्षण, अनुसंधान, ज्ञान हस्तांतरण, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। तो टाइम्स की रैंकिंग टोटल 13 प्रदर्शन संकेतों पर आधारित है जिसको 4 सेक्टरों में डिवाइड किया गया है। पहला शिक्षण, दूसरा अनुसंधान, तीसरा ज्ञान हस्तांतरण और चौथा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। नोट: भारत में बहुत कम विश्वविद्यालय ग्लोबल रैंकिंग में अपना स्थान प्राप्त कर पाते हैं। संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का उच्चतर शिक्षा में अमेरिका पहला स्थान है,
चाइना दूसरा स्थान है और भारत का तीसरा स्थान है। हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन में दुनिया में पहली पोजीशन पर अमेरिका है, दूसरी पोजीशन पर चाइना है और तीसरी पोजीशन पर भारत है। तो हायर एजुकेशन में भारत की पोजीशन तीसरी है। उसके बाद यदि हम फैक यूनिवर्सिटी की बात करें कि फैक यूनिवर्सिटी क्या होती हैं, देखो जो विश्वविद्यालय यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 22 का पालन नहीं करते, यूजीसी द्वारा उन यूनिवर्सिटियों को फैक यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है। अक्टूबर 2022 के अनुसार अक्टूबर 2020 के अनुसार 2022 की रिपोर्ट अभी नहीं आई, आने वाली है, लेकिन इस एग्जाम के बाद में आएगी। टोटल 24 फैक यूनिवर्सिटी हैं, 24 जाली विश्वविद्यालय हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूपी में 8 हैं, दिल्ली में 7 हैं, उड़ीसा में 2 हैं, वेस्ट बंगाल में 2 हैं, महाराष्ट्र में 1 है, पुडुचेरी में 1 है, केरला में 1 है, कर्नाटका में 1 है और बिहार में 1 है। ड्यूल मोड यूनिवर्सिटी कौन सी होती हैं? जो विश्वविद्यालय पारंपरिक मोड नियमित ऑफलाइन एवं गैर पारंपरिक मोड ऑनलाइन दोनों के समर्थन से शिक्षा प्रदान करते हैं। ड्यूल मोड यूनिवर्सिटी कौन सी होती हैं? जो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, उनको ड्यूल मोड यूनिवर्सिटी कहते हैं। टोटल दुनिया में 110 ड्यूल मोड यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 18 हैं, राजस्थान में 8 हैं, आंध्र प्रदेश में 8 हैं, कर्नाटका और तेलंगाना में 7 हैं, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 6 हैं। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई होगी। NIRF की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री के द्वारा की गई थी। NIRF ने अपनी पहली रैंकिंग 4 अप्रैल 2016 को जारी की, जिसमें टोटल 4 कैटेगरी थी। फिलहाल में कितनी है? जो NIRF रैंकिंग 2021 में आई थी, इसमें टोटल 11 कैटेगरी थी, जबकि जो पहली NIRF रैंकिंग थी उसमें टोटल 4 कैटेगरी थी। एक यूनिवर्सिटी की थी, दूसरी इंजीनियरिंग की थी, तीसरा मैनेजमेंट का था और चौथा फार्मेसी का था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चक्रवातों से क्वेश्चन आते हैं। भारत में आए अब तक के सबसे बड़ा चक्रवात की बात करें तो देखो 2021 में एक ताउते चक्रवात आया था। ताउते चक्रवात ने दक्षिण भारत, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र में भारी वर्षा और शक्तिशाली तेज हवाओं का कारण बना। साथ ही गुजरात में सौराष्ट्र प्रायद्वीप के दक्षिणी तट पर लैंडफॉल बनाया था। ठीक है, उसके बाद एक अम्फान था जो 2020 में आया था। तूफान ने 3 जून को महाराष्ट्र के तटीय शहर अलीबाग के पास लैंडफॉल बनाया। वर्ष 2009 में चक्रवात फयान के बाद महाराष्ट्र में लैंडफॉल बनाने वाला यह पहला चक्रवात था। 2019 में एक चक्रवात आया था फानी। फानी एक भीषण चक्रवाती तूफान था जो भारतीय राज्य ओडिशा से टकराया था। बड़े पैमाने पर विनाश के कारण 40 से अधिक लोग मारे गए। पेड़ों का उन्मूलन और संचार प्रणाली। फानी तेजी से एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया। 2 मई को एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में अपनी चरम तीव्रता पर पहुंच गया और यह एक उच्च श्रेणी के 4 प्रमुख तूफानों के बराबर था। इसके अलावा देखो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी, जो मैंने बुक में लिख रखी हैं, लेकिन ये करंट अफेयर का नहीं है। करंट अफेयर में देखो ईमोगन एक चक्रवात है जो कि क्वींसलैंड में आया था। गुआम्बे मोजाम्बिक में आया था। ईमान मेडागास्कर मॉरिशस में आया था। शेरोजा ऑस्ट्रेलिया में आया था। सूरिगे फिलीपींस ताइवान में आया था। जोबो मेडागास्कर तंजानिया में आया था। संकट फिलीपींस में आया था। डेनी बरमुडा जॉर्जिया में आया था। एल्सा अमेरिका में आया था। नेपा टर्फ जापान में आया था। टीडी जापान में आया था। फ्रेड अमेरिका में आया था। हेनरी अमेरिका में आया था। नोरा मैक्सिको में आया था। मिडी अमेरिका में आया था। निकोलस अमेरिका मैक्सिको में आया था। और इसके अलावा गुलाब भारत पाकिस्तान ईरान में आया था। शाहीन भारत पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब में आया था। ठीक है ना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो महामैराथन चल रही है, यहाँ पर सारी यूनिटों की मैं महामैराथन लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का, ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। देखो AISHE हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 जारी की। अभी 2021-20 की जारी नहीं की गई। यह रिपोर्ट देश में उच्च शिक्षा का वर्तमान स्थिति में प्रमुख प्रदर्शन संकेत प्रदान करता है।
जो AISH रिपोर्ट है ये कहाँ काम करती है, देश में उच्च शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति है उस पर प्रमुख प्रदर्शन संकेत प्रदान करती है। AISH रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। 2019-20 में वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई थी। 2015-16 से 2019-20 तक विद्यार्थियों के नामांकन में 11.4% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, 2018-19 में कुल 3,704 करोड़ विद्यार्थियों ने नामांकन करवाया तथा 2019-20 में कुल 3 यहाँ पर ध्यान रखना, ये पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान रखना, 3.74 करोड़ विद्यार्थियों ने नामांकन करवाया तथा 2019-20 में कुल 3.85 करोड़ विद्यार्थियों ने नामांकन करवाया। और अतः 2018-19 की तुलना में 2019-20 में विद्यार्थी नामांकन अनुपात 3.04% की बढ़ोतरी हुई। ये डाटा, ये रिकॉर्ड आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थी नामांकन में सर्वाधिक स्थान उत्तर प्रदेश का है। इसमें 49.1% छात्र और 50.9% छात्राएं ने नामांकन करवाया है। दूसरी पोजीशन पर तमिलनाडु है और तीसरी पोजीशन पर महाराष्ट्र है। ठीक है, वर्ष 2019-20 के दौरान सकल नामांकन अनुपात ग्रोस एंड मोल्ट रेशियो में 0.8% की बढ़ोतरी हुई है। 2019-20 रिपोर्ट के अनुसार सकल नामांकन अनुपात, जो मैं ये बता चुका हूँ आपको, ठीक है, GER में 18 साल से 23 साल के बीच के बच्चों को शामिल किया जाता है। ठीक है ना, तो GER रिपोर्ट में कौन सी एज के बच्चों को शामिल किया जाता है, 18 से 23 साल के बीच के बच्चों को शामिल किया जाता है। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद देखो, भारत की 60.56% कॉलेज हैं जो गाँवों में हैं। विद्यालय में नामांकन कराने वाले विद्यार्थियों का विषय के अनुसार अनुपात देखो, सबसे ज़्यादा नामांकन करवाते हैं कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में 32.7% विद्यार्थी, विज्ञान में 16%, कॉमर्स में 14.9% और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में 12.6% विद्यार्थी एनरोल होते हैं। लैंगिक समानता सूचकांक जेंडर प्रायोरिटी इंडेक्स GPI वर्ष 2018-19 में 1 के मुकाबले वर्ष 2019-20 में 1.01 रहा, जो पात्र आयु समूह में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा में सापेक्ष पहुंच में सुधार का संकेत देता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, GPI जेंडर प्रायोरिटी इंडेक्स 2018-19 में 1 था, 2019-20 में 1.01 हो गया, जो हमें क्या बताता है कि महिलाओं का जो हायर एजुकेशन में अनुपात वो बढ़ता जा रहा है। GPI यदि 1 के बराबर होता है, यदि GPI जेंडर प्रायोरिटी इंडेक्स यदि 1 होता है, तो वो हमें बताता है कि हायर एजुकेशन में पुरुष और महिलाओं का जो एनरोलमेंट रेशियो है, जो नामांकन अनुपात है, वो बिल्कुल बराबर है। यदि GPI का मान 1 से कम होता है तो वो पुरुष पक्ष में असमानता बताता है कि महिलाएं कम हैं और पुरुष ज़्यादा हैं। और यदि GPI का मान 1 से अधिक हो जाता है तो वो हमें महिलाओं के पक्ष में असमानता को बताता है। 2019-20 में उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात 26 था। ठीक है, छात्र शिक्षक अनुपात क्या था, 26 था, मतलब एक शिक्षक पर टोटल 26 स्टूडेंट थे। आपको ये ध्यान रखना है, 2019-20 में उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात कितना था, 26 था, मतलब एक शिक्षक पर टोटल 26 छात्र थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है, GER को 2035 तक 50% तक बढ़ाना है। ये किसका टारगेट है, नई शिक्षा नीति 2020 का। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का सबसे मेन टारगेट क्या है, GER को 2035 तक 50% तक पहुंचाना। ठीक है, सर्वाधिक ड्यूल मोड यूनिवर्सिटी 13 जो कि तमिलनाडु में है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं नेशनल हायर जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में। अब हम पढ़ते हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। देखो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 2021 वाली पढ़ना, 2020 वाली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको पढ़ना, लेकिन इसके साथ साथ हम एक बार थोड़ा सा पुरानी वाली भी पढ़ लेते हैं क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और देखो, ये जो मैं PDF ले रहा हूँ ना, वो उसी बुक से है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और क्रैश कोर्स ले सकते हो चाहो तो, बिल्कुल टाइम है। इस टाइम को यदि सही ढंग से यूटिलाइज कर लोगे 100% JRF हो जाएगा, स्मार्ट वे से पढ़ लोगे तो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968
1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंसा पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान और कार्यकुशल युवक युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित एक माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंसा पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। तो 1968 का जो शिक्षा नीति पर प्रस्ताव था वो किस पर आधारित था? इन दो पर आधारित था, ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान और कार्यकुशल युवक युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वैज्ञानिक के कस्तूरी खान की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है वो वैज्ञानिक के कस्तूरी खान की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारतीय शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और शिक्षा व्यवस्था को समाज की आवश्यकता के अनुसार बनाने के लिए बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के दोषों को दूर करना तथा भारतीय शिक्षा संरचना को और अधिक दुरुस्त बनाना था, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषता राष्ट्रव्यापी शिक्षा संरचना 10+2+3 पर आधारित था। जो 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, वो 10+2+3 के फॉर्मूले पर आधारित थी। इसका सबसे उद्देश्य था शिक्षा में समानता लाना, सभी कैटेगरियों में जेंडर वाइज, कैटेगरी वाइज एजुकेशन को बिल्कुल समान बनाना, इक्वल बनाना। राष्ट्रीय शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, 1990 तक 6 वर्ष तक के आयु वाले सभी बालक बालिकाओं तथा 1995 तक 11 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ये बात किस में रखी गई थी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में रखी गई थी, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा का सार्वभौमिकरण 1990 तक 6 वर्ष तक के आयु वाले सभी बालक बालिकाओं को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाए। 1995 तक 11 साल से लेकर 14 साल तक के सभी बालक बालिकाओं को भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाए। महिला शिक्षा पर बहुत ही स्पेशली तरीके से बल दिया गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लॉन्च किया गया? 1986 में, ठीक है। इग्नू के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का भी विस्तार किया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले 1986 में शिक्षा नीति बनाई गई थी, जिसमें 1992 में संशोधन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले 1986 में शिक्षा नीति बनाई गई थी, जिसमें 1992 में संशोधन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी। अब आपको ध्यान रखना है, 1968 वाली किसकी अध्यक्षता की रिपोर्ट पर आधारित थी, 1986 वाली किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी और 2020 वाली किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक जो सकल नामांकन अनुपात है, जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, उसको 100% तक पहुंचाना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के टोटल हिस्से का 6% खर्च किया जाना चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार डिसाइड किया गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। नई शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 से लागू किया गया। इस शिक्षा नीति में मानव संसाधन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो ध्यान रखना, नई शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? 29 जुलाई 2020 को लागू की गई थी। तो क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था? कब किया गया था? 29 जुलाई 2020 को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में HHRO द्वारा
बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑफ फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। NEP 2020 में HHRO द्वारा बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर फंडामेंटल फंडामेंटल गलत बोला तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की स्थापना की गई। ठीक है, तो NEP 2020 में HHRO द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। इसके द्वारा 2025 तक कक्षा 3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, तो इसके द्वारा 2025 तक कक्षा 3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लागू की गई थी। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो NCERT के द्वारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार किया जाएगा। किसके द्वारा? NCERT के द्वारा। किसके लिए? स्कूली शिक्षा के लिए। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र, नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए कि छात्र किस तरीके से अपनी प्रगति कर रहे हैं एजुकेशन में, छात्र अपनी एजुकेशन की किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन करने के लिए, मानकों का निर्धारण करने के लिए परख नामक का एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र, नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की गई। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2020 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक NPST, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE का विकास किया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर NCFTE का विकास किया जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। ठीक है, ध्यान से सुनना। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिटों को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्रियां प्रदान की जा सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा परिषद, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की परिकल्पना की गई। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में कार्य करेगा। ठीक है ना, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय, सिंगल अम्ब्रेला बॉडी के रूप में काम करेगा। HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु 4 निकाय बनाए गए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI
HECI भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के कार्यों को प्रभावी रूप से कंप्लीट करने के लिए टोटल 4 निकाय बनाए गए, जिसमें पहला निकाय है NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक नियामक का कार्य करेगा। दूसरा आता है सामान्य शिक्षा परिषद, जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC। यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढांचा तैयार करेगा, अर्थात उनके लिए मानक निर्धारण का काम करेगा। राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC, नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, ठीक। एक होता है NAC, NAAC, नेशनल असेसमेंट एक्रीडेशन काउंसिल, और एक होता है नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल। दोनों अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना है। तो NAC, नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, यह संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा। उसके बाद आता है HGFC, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, उच्चतर शिक्षा अनुसंधान परिषद। यह निकाय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिए वित्त पोषण का काम करेगा, ठीक है ना। तो कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिए वित्त पोषण का काम कौन करेगा? HGFC करेगा। देश में IIT, IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय MERU की स्थापना की जाएगी। देश में IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोल फोरम का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा शिक्षण, मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान प्रदान कर सकेगा। सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना की जाएगी, जो कि सभी लड़कियों को और ट्रांसजेंडरों और छात्रों को, स्टूडेंटों को, गर्ल्स को और ट्रांसजेंडरों को, तीनों को समानता का अधिकार प्रोवाइड करवाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में पुरानी शिक्षा नीति क्या थी? 10+2+3 था। नई शिक्षा नीति क्या है? 5+3+3+4 है, ठीक है। यहाँ पर 3 और ऐड कर लेना आप, बाकी इसको 10+2 भी बोलते हैं, ध्यान रखना। जो 1986 वाली शिक्षा नीति थी उसको 10+2 भी बोलते हैं, 10+2+3 भी बोलते हैं, दोनों बात एक ही है। नई शिक्षा नीति को 5+3+3+4 बोलते हैं। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि 5+3+3+4 का नियम क्या है। 5 का मतलब होता है फाउंडेशन स्टेज, 3 का मतलब होता है प्रीपरेटरी स्टेज, 3 का मतलब होता है मिडिल स्टेज, और 4 का मतलब होता है सेकेंडरी स्टेज। सबसे पहले मैं बात करूं 5 फाउंडेशन स्टेज। इसमें 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया जाएगा। इसमें बच्चों को पहले 3 वर्ष आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद अगले 2 वर्षों में कक्षा 1 एवं 2 पढ़ेंगे। दूसरा आता है दूसरी क्या होती है? 5+3+3+4। तो सेकेंडरी 3 का मतलब क्या होता है? प्रीपेटरी स्टेज। इसमें कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी, जिसमें 8 से 11 साल के बच्चों को शामिल किया जाएगा। यह चरण 3 वर्षों में पूरा होगा। उसके बाद आता है 3 मिडिल स्टेज, 3 साल, 5+3+3+4। तो फिर 3 का मतलब होता है मिडिल स्टेज। इसमें कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी, जिसमें 11 से 14 साल तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। यह चरण 3 साल में पूरा हो जाएगा। उसके बाद आता है 4 का मतलब होता है सेकेंडरी स्टेज। इस स्टेज में कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई होगी। इसमें 14 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को शामिल किया जाएगा। यह चरण 4 साल में पूरा हो जाएगा। इस चरण में बच्चों को अपने विषय चुनने की आज़ादी दी जाएगी कि बच्चे अपने इच्छा अनुसार सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टेज में बच्चों को अपनी इच्छा अनुसार सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा? तो वो कौन सी है? सेकेंडरी स्टेज है। NEP 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक के बच्चों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में अध्ययन करवाया जाएगा। NEP 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक के बच्चों को मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में और राष्ट्रभाषा में अध्ययन करवाया जाएगा। भाषा के चुनाव के लिए बच्चों पर कोई बाध्यता नहीं रखी जाएगी। बच्चे अपनी इच्छा अनुसार भाषा को चुनाव करेंगे। कक्षा 10वीं की बोर्ड एवं MPhil की डिग्री को समाप्त कर दिया गया। अब केवल 12वीं कक्षा की बोर्ड रहेगी। ध्यान रखना, MPhil को हटा दिया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और 10th के बोर्ड को भी हटा दिया गया।
अब केवल 12वीं कक्षा ही बोर्ड रहेगी। ग्रेजुएशन की डिग्री 3 और 4 वर्ष की होगी। यदि आप 1 साल की ग्रेजुएशन करते हैं, 1 साल की मतलब जैसे आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और आपने केवल फर्स्ट ईयर ही पढ़ी, तो अब तक तो क्या था, आपने जैसे ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, आपने फर्स्ट ईयर ही पढ़ी, आगे आप नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, तो आपकी वो फर्स्ट ईयर की जो पढ़ाई थी वो भी वेस्ट गई। आपने सेकेंड ईयर तक पढ़ाई कर ली, थर्ड ईयर आप या फाइनल ईयर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आपकी जो सेकेंड ईयर तक की पढ़ाई थी वो वेस्ट गई, लेकिन अब वेस्ट नहीं जाएगी। यदि आपने फर्स्ट साल पढ़ ली तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपने 2 साल पढ़ ली तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और आपने 3 साल या 4 साल पढ़ ली तो आपको पूरी डिग्री दे दी जाएगी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग यदि आप बीच में अपनी एजुकेशन को, अपनी ग्रेजुएशन को ड्रॉप करते हैं तो आपको किसी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही शानदार वाली बात है। ठीक है, तो ये थी हमारी एक करंट अफेयर की क्लास, जिसको हमने 60 मिनट 28 सेकेंड में कंप्लीट कर ली। मेरे को जहाँ तक लगता है इस वीडियो में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर को इंक्लूड कर लिया है। बाकी आपको लगता है, क्या लगता है कि सर आप ये भी करंट अफेयर पढ़ा दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि मैं एक खुद को वो नहीं मानता मैं कि चलो मेरे को सब कुछ आता है। देखो, मैं अपना 100% यहाँ पर दे चुका हूँ, अब इससे ज़्यादा बेस्ट मैं कब दे पाऊँगा, जब आप मेरे को सजेस्ट करेंगे। तो आपको ऑलवेज मैं ये अलाउ रखता हूँ, आपको कुछ भी लगे ऐसा कि जिससे मैं अपने आप में सुधार कर पाऊँ, आपका ऑलवेज वेलकम है, आप मेरे को ऑलवेज सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको लगे कि करंट अफेयर में सर आप ये टॉपिक भी कंप्लीट करवा दो जिसको मैं नहीं करवाया हूँ यहाँ पर, 100% बताओ, 100% मैं उसको कंप्लीट करवाऊँगा, बिना किसी झिझक के बताओ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी प्यारे साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और आपके जितने भी दुश्मन हैं, जितने भी प्यारे साथी हैं, सभी के साथ शेयर कर दो। जानू, सोना, मोना, टोना, बाबू के साथ ज़रूर शेयर करना, वरना ब्रेकअप कर लेगी जब आपका जर्फ होगा और उसका कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, फिर रोते मत घूमना कि यार मेरे से ब्रेकअप कर ली, मेरे से चिढ़ती थी, मेरे से वो करती थी, जेलियस पर करती थी, ऐसा मत करना। शेयर करना कि जान ले पकड़ ये वीडियो देख, बहुत गजब का वीडियो है। ठीक है ना, जान सेंड करना अपने बाबू के पास कि बाबू ये वीडियो देखो आप, जिससे बाबू आपको ना छोड़े, बाबू के दिल में और जगह बन जाए कि देख मेरा बाबू कितना ध्यान रखता है, मेरी जान कितना ध्यान रखती है, मेरे को खुद भेज रही है कि ये पढ़, ये पढ़, ये पढ़, ये पढ़। ठीक है, तो ये वीडियो आपका रिलेशनशिप बनाने का भी काम करेगा, आपकी जो रिलेशनशिप की जो बाउंडिंग है उसको भी बनाए रखेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों को यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो ठीक होंगे दोनों के, और 100% यहाँ से 1 से 2 से 3 क्वेश्चन तो 100% आएंगे। ठीक है, तो आप अपने रिलेशनशिप को बनाए रखना चाहते हो, आप अपने सोना, टोना, बाबू, मोना को ऑलवेज राजी रखना चाहते हो, और भी दिल में जगह बनाना चाहते हो, वीडियो को उनके पास शेयर करें, और उनको भी कहते हैं कि प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और यदि वो भी किसी और को बना रखा हो वो उसके साथ शेयर करें। ठीक है ना, एक कहावत है ना कि मैंने चाहा जिसको वो चाहे किसी और को, वो चाहे जिसको वो चाहे किसी और को, वो चाहे जिसको वो चाहे किसी और को। ठीक है ना, तो वो वाला सिस्टम भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो जो जिसको भी चाहे शेयर कर देना बस। ठीक है, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी टेलीग्राम ग्रुप है, सभी में ये वीडियो होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, बुक जरूर परचेज कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।